नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आज की दुनिया पर। और दोस्तों एक बार फिर से मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर मैं आपसे बात करूँ तो आज के वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ BA सेकेंड ईयर में आपका जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से बिलोंग करते हैं, मतलब जिन्होंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में BA सेकेंड ईयर में परीक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया था और जिनकी परीक्षाएं आने वाली हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आप उस यूनिवर्सिटी से हो, आप MP से हो, आप दोस्तों भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। बस कंडीशन एक ही होती है दोस्तों, किसी भी वीडियो की यूट्यूब पे जो भी आप कंटेंट देखते हैं उसमें एक ही कंडीशन होती है कि जो भी वीडियो देख रहे हो उस वीडियो को देखने से पहले बस सिलेबस देख लो कि आपकी यूनिवर्सिटी में इस वीडियो से रिलेटेड जो टॉपिक है उसका सिलेबस है कि नहीं है। तो जैसे मैं अगर आपके लिए बताऊं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का, तो NEP 2020 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो सेकेंड ईयर का सिलेबस कर दिया है, उस सिलेबस में आता है टॉपिक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में, यानी कि हिंदी में अगर मैं आपसे बात करूं तो उसको बोलते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। ये आपके सिलेबस में है और यूनिट 1 में ये दिया हुआ है। तो हम आज बात करने वाले हैं प्लेटो के बारे में। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर 1। तो क्या लिखा हुआ है पहली लाइन में, ग्रीक राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्लेटो एक उच्च कोटि के आदर्शवादी राजनीतिक विचारक तथा नैतिकता के एक महान पुजारी माने जाते हैं। तो ग्रीक राजनीतिक चिंतन से मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था पाश्चात्य विचारकों के बारे में। पाश्चात्य विचारकों में दोस्तों यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में एक देश आता है, उसका नाम है ग्रीस। क्या नाम है? ग्रीस। आप 8 सब्जेक्ट से आपने जरूर इस शब्द को सुना होगा, इस देश का नाम सुना होगा। नहीं सुना है तो पहली बार आप सुन रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो प्लेटो आदर्शवादी राजनीतिक विचारक माने जाते हैं, मतलब प्लेटो के जो विचार हैं उनको एज अ आदर्श के तौर पर राजनीति में यूज़ किया जाता है, राजनीति में शामिल किया गया है। अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम प्लेटो की जो न्याय धारणा है उसके बारे में, मतलब प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया है उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों प्लेटो की जो न्याय धारणा है उसकी हम लोग अगर बात करें यहाँ, तो प्लेटो की न्याय सिद्धांत में, न्याय धारणा में एथेंस की तत्कालीन, मतलब प्लेटो ने क्या किया हुआ है, एथेंस नाम का जो शहर है ग्रीस में, उस शहर की उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी और उस समय की जो राजनीतिक बुराइयां थीं, उनमें उसने सारी चीज़ों को समझा और उस आधार पर अपने न्याय का सिद्धांत दिया हुआ है। तो क्या लिखता है वो, क्या कहता है प्लेटो? प्लेटो कहता है कि लोकतंत्र के नाम पर एथेंस में धनिक तंत्र था। धनिक तंत्र मतलब पैसे वालों की सरकार थी, और इस धनिक तंत्र का प्रभाव एवं शक्ति इस तरह थी कि गंभीर समस्याएं आ गई थीं पूरे के पूरे एथेंस में। तो मतलब प्लेटो ये कहना चाहता है कि जब वो वहाँ पर रहा होगा एथेंस में, तो बहुत सारी समस्याएं उसने देखी। उसने ये देखा कि नाम के लिए लोकतंत्र है, जबकि सरकार तो कौन चला रहे हैं, कुछ पैसे वाले लोग चला रहे हैं। बता दूँ प्लेटो जो है उसके गुरु का नाम था सुकरात। तो सुकरात की मृत्यु हो जाती है, सुकरात के लिए जहर का प्याला दे दिया जाता है एथेंस में। तो चूँकि सुकरात प्लेटो के गुरु थे, तो सुकरात की मृत्यु से प्लेटो का जो मन था बिल्कुल वो भर गया था लोकतंत्र से, उसका बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया था और वो समझ चुका था लोकतंत्र वगैरह कुछ नहीं होता। तो उसने अपनी न्याय धारणा के आधार पर एक ऐसे शासन तंत्र की कल्पना की है जिसका संचालन श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा हो। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं हमारी परीक्षाओं में, हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें, कि प्लेटो ये मानता है कि शासन तंत्र की जो कल्पना है उसमें श्रेष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। मतलब प्लेटो का विचार ये है कि शासन तंत्र मतलब सरकार में कैसे लोग होना चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। तो श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में भी आगे हम आपको बताएंगे कि प्लेटो क्या कहता है श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए। फिलहाल में आपको मैंने थोड़ा सा इंट्रो समझा दिया कि किस तरह की व्यवस्था थी उस समय एथेंस में, और प्लेटो किस तरह से परेशान था, सुकरात की मृत्यु हो गई, और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप आगे देखेंगे। अब बात करते हैं न्याय की परिभाषा क्या है। तो लिखा हुआ है प्लेटो की शब्दों में न्याय क्या है। तो प्लेटो की मुख्य समस्या रही है कि न्याय की परिभाषा क्या है, उसको बहुत कन्फ्यूज़न रहा है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए 40 साल की अवस्था में प्लेटो ने एक किताब लिखी, इस किताब का नाम है द रिपब्लिक।
और इस किताब का उपशीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस, यानी कि न्याय के संबंध में। तो हम क्या समझ सकते हैं, अगर आपके लिए कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहु विकल्प में आता है, विकल्पीय प्रश्न आता है, तो आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में कि रिपब्लिक किताब किसने लिखी हुई है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए किसने, प्लेटो ने। इसके अलावा प्लेटो की किताब रिपब्लिक जो है उसका उपशीर्षक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए न्याय के संबंध। ऐसी चीज़ें क्वेश्चनों में आजकल पूछी जाती हैं, ऐसा ट्रेंड आजकल एग्ज़ाम्स में चल रहा है, इस बात को आप समझिए। अगर आपके लिए पर्टिकुलरली MCQs पर ही वीडियो चाहिए तो हम वो भी आपके लिए उपलब्ध करा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं आगे। प्लेटो ने आदर्श राज्य का निर्माण ही एक निश्चित उद्देश्य से किया। तो मतलब प्लेटो जो सिद्धांत देता है न्याय का, वो क्या बोलता है कि आदर्श राज्य में एक निश्चित उद्देश्य है उसका, और वह उद्देश्य एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिसमें सभी व्यक्तित्व, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाएं न्याय से अनुप्राणित हों। तो मतलब प्लेटो बस यही बोलता है कि राज्य मतलब जो सरकार है, राज्य का निर्माण से मतलब यहाँ पर क्या है, सरकार का निर्माण, सरकार का होना। तो सरकार के होने से वो ये बोलता है कि जिसमें अच्छे लोग हों, सामाजिक समानता हो, राजनीतिक संस्थाएं ठीक से काम करें और न्याय सबसे बड़ी बात है प्रदान करें। तो इब्न बीन मतलब एक राइटर हैं, उनके अनुसार प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीति दर्शन के सभी तत्व सम्मिलित हैं। दोस्तों यहाँ पर ये कह सकता हूँ आपसे कि प्लेटो का जो न्याय संबंधी सिद्धांत आप पढ़ोगे इस पूरे वीडियो लेक्चर में जो आप देख रहे हो, इससे आपके लिए उसके राजनीतिक दर्शन के बारे में पता चल जाएगा कि प्लेटो ने राजनीति के बारे में क्या कहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर रेड कलर में ये 3 लाइन्स को मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसलिए आपको रेड कलर में मेंशन किया हुआ है कि आपको कुछ खास जानकारी ये है, और इसको अगर आप समझ लेते हो तो भाई पक्की बात है आप अपनी बोलचाल की भाषा में पेपर में लिख के सकते हो, लिख कर आ सकते हो। क्या लिखा हुआ है, प्लेटो के न्याय का अर्थ वह नहीं है जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में न्याय कहते हैं। न्याय का अर्थ वैधानिक अथवा न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय भी नहीं है। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये है कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत ये नहीं है, या उसके अनुसार न्याय की परिभाषा ये नहीं है जो आज आपको न्यायालय में जज वगैरह जो होते हैं, कोर्ट जो होती है, वो न्याय देता है। प्लेटो के न्याय का अर्थ तो कुछ अलग ही है। उसके न्याय का अर्थ बहुत बड़ा है, जिसमें हम नैतिकता कहते हैं, वही प्लेटो के लिए न्याय है। तो समझ में आया होगा आपको यहाँ पर कि प्लेटो न्याय किसको मानता है। प्लेटो मानता है नैतिकता को न्याय। अब नैतिकता की अगर मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों इस बारे में थोड़ा सा आगे मैं आपके लिए बताऊंगा कि क्या होती है नैतिकता प्लेटो के शब्दों में। आगे लिखा हुआ है, न्याय संबंधी अपने सिद्धांत को स्थापित करने से पहले प्लेटो तत्कालीन यूनान में प्रचलित न्याय संबंधी विचारों और धारणाओं का खंडन करता है। तो प्लेटो अपने विचार को देने से पहले क्या बोलता है कि वो किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं मानता जो उस समय यूनान से मतलब कंफ्यूज मत होना आप यहाँ पर, यूनान से मतलब ग्रीस ही है। तो यूनान में जो प्रचलित न्याय विचार थे, न्याय संबंधी विचार थे, उन सभी चीज़ों को वो नहीं मानता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसके जो गुरु थे सुकरात, उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके साथ अन्याय हुआ था, तो वो इस चीज़ को नहीं मानता। आगे आपके लिए क्या दिया हुआ है, ये विचार सोफिस्ट विचारकों के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। अब प्लेटो ये कहना चाहता है कि मैं जहाँ से रहता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ, मतलब प्लेटो यूनान से थे, ग्रीस से थे, जैसे मैंने आपके लिए बताया। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर न्याय का सिद्धांत जिन लोगों ने बनाया वो लोग कैसे सोफिस्ट थे। सोफिस्ट मतलब उन लोगों ने न्याय को क्या माना है, उन लोगों ने ये बोला हुआ है कि न्याय के 3 वर्ग होते हैं। न्याय, तो अब ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं, न्याय की परंपरावादी धारणा, उसके बाद दूसरा है न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत, और तीसरा है न्याय का व्यवहारिक सिद्धांत। तो अब इनको हम पढ़ते हैं वन बाय वन कि क्या होता है न्याय की परंपरावादी धारणा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्लेटो ने सबसे पहले परंपरावादी धारणा जो है उसके खिलाफ बोलकर अपना विचार दिया हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर। प्लेटो ने सबसे पहले न्याय की परंपरागत धारणा का विश्लेषण किया, जो कि परंपरागत नैतिकता के विचार पर आधारित है। मतलब मैंने आपको बताया नैतिकता वाली बात बताई थी मैंने आपके लिए, जो रेड कलर से लिखी हुई लाइंस थी उनमें, कि प्लेटो नैतिकता की बात करता है, वो अपने न्याय में हर जगह नैतिकता लेकर आता है। तो
परंपरागत धारणा का जब वो विश्लेषण करता है, मतलब वो उस समय यूनान में फैली हुई जो परंपराएं थीं, उन चीज़ों को जब वो समझता है, उनके बारे में जानकारी निकालता है, तो वो ये बोलता है कि नैतिकता का विचार होना चाहिए इनमें। प्लेटो बोलता है कि वहाँ पर जो परंपराएं थी उनमें किसी तरह की नैतिकता नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है, प्लेटो के संवादों में न्याय की इस धारणा का प्रतिपादन सिफालस। अब प्लेटो के संवादों मतलब प्लेटो की किताब जब आप रिपब्लिक को पढ़ेंगे तो उसमें आप समझेंगे कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। जैसे हम कोई भी किताब पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी अपने स्कूल टाइम में बहुत सारी बुक्स को पढ़ा होगा, चाहे इंग्लिश की बुक हो चाहे हिंदी की बुक हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। प्लेटो जो किताब है इसमें भी कई लोगों ने बात की हुई है आपस में प्लेटो से, क्योंकि प्लेटो ने जो किताब जो लिखी हुई है उसने बिल्कुल लाइव किताब लिखी, मतलब लोगों से बात करता गया और चीज़ों को लिखता गया, और बाद में यही किताबें क्या हो गई, छप गई, और इनसे ही आपके लिए जो पूरा कंटेंट है, जो सिलेबस है, वो निकाला गया है। तो एक सिफालस करके उसकी किताब रिपब्लिक में होते हैं, और उसके बाद उसका पुत्र पॉलीमार्क्स होता है। तो अब सिफालस की बात प्लेटो बताता है कि सिफालस के अनुसार क्या है न्याय, तभी तो वो तुलना कर पाए ना न्याय की परंपरावादी धारणा की। तो सिफालस बोलता है द रिपब्लिक में, यानी कि प्लेटो के द्वारा लिखी गई किताब में, कि सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। प्लेटो बैठा हुआ था, सिफालस भाई साहब बैठे हुए थे, तो प्लेटो ने पूछा कि अच्छा बताओ भैया, तुम्हारे अनुसार न्याय की परिभाषा क्या है। तो सिफालस भाई साहब बोलते हैं कि सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना, मतलब दूसरे को कर्ज को चुका देना ही न्याय है। फिर पॉलीमार्क्स जो है उससे बात होती है, तो वो क्या बोलता है, मित्रों के साथ भलाई करना, शत्रुओं के साथ बुराई करना, यही न्याय है। ये न्याय की परिभाषा ये दोनों देते हैं। अब क्या है, प्लेटो की बारी आती है। प्लेटो ये बोलता है नहीं भाई, ना तो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, यानी कि सिफालस से बोलता है कि मैं तुम्हारी बात से भी खुश नहीं हूँ, और पॉलीमार्क्स से बोलता है मैं तुम्हारी बात से भी खुश नहीं हूँ। तो प्लेटो क्या बोलता है, तो अब वो समझिए आप, मतलब ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यही आपको पेपर में लिखनी है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत फिर जाएगी आंसर लिखने में। तो प्लेटो न्याय की इस धारणा को स्वीकार नहीं करता और इसकी वो बुराई करता। आलोचना मतलब क्या होता है, बुराई करना। तो पहला पॉइंट है कि परंपरावादी दृष्टिकोण न्याय को मनुष्य से बाहर की वस्तु मानता है। तो प्लेटो क्या बोलता है कि मैं इसलिए तुम लोगों की बात से खुश नहीं हूँ, सिफालस और पॉलीमार्क्स, के परंपरावादी जो दृष्टिकोण है वो न्याय को मनुष्य से बाहर की वस्तु मानता है। प्लेटो ये कहना चाहता है कि परंपरावादी दृष्टिकोण ये बोलता है कि मनुष्य और न्याय क्या हैं, अलग अलग हैं। प्लेटो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, मनुष्य जो है उसी से ही तो न्याय की शुरुआत हुई है। तो ये प्लेटो का परंपरावादी दृष्टिकोण में पहला पॉइंट है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर बार बार बोल रहे हैं परंपरावादी दृष्टिकोण, परंपरावादी दृष्टिकोण, इसको हम सही शब्दों में, इसी शब्दों में कैसे समझें। तो इतना समझ लो आप, परंपरावादी से मतलब इतना समझ लो आप कि परंपरा का मतलब होता है कोई ऐसी व्यवस्था जो पहले से चली आ रही हो। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेटो कहाँ से था, ग्रीस से, यूनान से, तो वहाँ पर जो चला आ रहा था लंबे समय, तो उसको क्या किस में काउंट करेंगे हम, परंपरा में काउंट करेंगे। तो परंपरावादी दृष्टिकोण में एक चीज़ चलती थी वहाँ पर कि सत्य बोलो, दूसरे के ऋण को चुका दो, वही न्याय है, ऐसा सिफालस बोलता है। तो उसने शायद इस परंपरा को देखा होगा, हो सकता है सिफालस के परिवार में लोग ऐसा करते हों, क्योंकि देखो ना तो मैं था उस टाइम पे ना तुम थे, तो हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं। पॉलीमार्क्स ने बोला हुआ, मैंने भी आपको बताया कि मित्रों के साथ भलाई करना, शत्रुओं के साथ बुराई करना न्याय है। तो हो सकता है कि पॉलीमार्क्स जो है उसने अपनी यही देखा उसके जीवन में, इसलिए वो इसको न्याय मानता है। तो परंपरावादी दृष्टिकोण मतलब कि जो एक परंपरा चली आ रही है, लोग उसी को अपने हिसाब से मान लेते हैं, ये है परंपरावादी दृष्टिकोण। तो प्लेटो बोलता है कि परंपरावादी दृष्टिकोण में मनुष्य न्याय अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा पॉइंट, परंपरावादी दृष्टिकोण द्वारा शत्रु के प्रति बुराई करने को न्याय बताया जाना उचित नहीं है। तो आपके लिए जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर पॉलीमार्क्स बोल रहा था, इस पॉइंट की बुराई करता है प्लेटो। वो क्लियरली ये बोलता है कि शत्रु के प्रति बुराई करना को न्याय मानना सही नहीं है। मतलब आप शत्रु की बुराई कर रहे हो तो मतलब क्या है, आप उसको न्याय मान रहे हो, लेकिन वो मेरी नज़रों में न्याय नहीं है। मेरी नज़रों में मतलब प्लेटो की नज़रों में न्याय नहीं है। अब तीसरा पॉइंट क्या है,
व्यावहारिक जीवन में मित्र व शत्रु का भेद करना बड़ा मुश्किल है। प्लेटो इन दोनों पॉइंट इसलिए बोलता है, तीसरे पॉइंट में आपको समझ में आ गया होगा, प्लेटो इसलिए ये चीज़ बोलता है कि व्यावहारिक जीवन मतलब हम जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, आप जानते हैं कि हमको ज़रूरत दोस्तों की भी है और दुश्मनों की भी है। तो प्लेटो बोलता है कि ऐसी ज़िंदगी में जो आज की ज़िंदगी है, इसमें आप ये पता नहीं कर सकते कौन शत्रु है और कौन मित्र है। भाई हो सकता है कि कई बार जो दोस्त होते हैं वो भी दगा दे देते हैं और कई बार जो दुश्मन होते हैं वो भी आपका साथ दे देते हैं। ऐसा विचार प्लेटो का है। तो ये आप समझ सकते हैं प्लेटो का न्याय की परंपरावादी धारणा में उसने कैसे अपना विचार को जोड़ा हुआ है। तो समझ रहे हैं आप, पहले उसने बात की लोगों से और फिर उसके बाद उनके विचारों को सुनकर अपना विचार दिया। दोस्तों यही सबसे अच्छी बात है ज़्यादातर राजनीतिक विचारकों की, इसीलिए राजनीति सब्जेक्ट में आपको चीज़ें समझना चाहिए। चौथा पॉइंट दिया है, परंपरावादी दृष्टिकोण उस समाज की उपेक्षा करता है मनुष्य जिसका एक अंग है। तो मतलब परंपरावादी दृष्टिकोण ये बोलता है कि जिसमें मनुष्य है वो समाज अच्छा नहीं है, मतलब मनुष्य को जिम्मेदार ठहराता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने न्याय के परंपरावादी सिद्धांत का खंडन किया है। तो ये है प्लेटो का न्याय की परंपरावादी धारणा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत। मतलब प्लेटो न्याय के क्रांतिकारी सिद्धांत के बारे में क्या कहता है। तो दोस्तों फिर वही बात आ जाएगी यहाँ पर कि किसी पर्सन से वो बात करता है, वो बोलता है कि न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत मेरे हिसाब से तो ये है। तो प्लेटो बोलता है कि नहीं, तुम्हारे हिसाब से ये है मगर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब कितनी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी हैं लेकिन मज़ेदार भी हैं अगर आप ठीक से समझते हो तो दोस्तों ये था आज का वीडियो लगभग 17-18 मिनट का हो गया है, इसलिए मैं आगे का जो पार्ट है वो कंटिन्यू करूँगा सेकंड वीडियो में। लेकिन मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट में मुझे आपसे बस यही चाहिए कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सिंपल कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हाँ हमको पार्ट 2 लेकर आना है। अगर आपका रिस्पॉन्स मुझे मिलता है पॉजिटिव, उसी केस में मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा। अदरवाइज़ मैं जो वीडियो बनाता हूँ मेरे आईडिया ऑफ भारत सब्जेक्ट के, पॉलिटिकल साइंस में और भी सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि देखिए टॉपिक्स तो बहुत सारे होते हैं, उन पर मैं काम करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस जो बोले वैसी चीज़ें हो तो फ़ायदे में रहेंगे आप लोग। हाँ मुझे भी मज़ा आएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। जनरली होता क्या है कि वीडियो बनाते हैं क्रिएटर्स, लेकिन अगर उनको व्यूज़ नहीं मिलते, अगर उनके लिए रिस्पांस नहीं मिलता ऑडियंस से, ऑडियंस को नहीं बताते कि हमको ठीक लगा, आपको यहाँ चीज़ ठीक करनी चाहिए, यहाँ चीज़ों को चेंज करना चाहिए, तो हमें नहीं समझ पाते। मिलता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आज की दुनिया। जय हिंद, जय भारत।